हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रोफेसर पर। आज की वीडियो में हम सी सेट के बारे में कुछ जो थीम्स हैं जो बार बार रिपीट होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो है लास्ट जो 24 घंटे भी नहीं बचे हैं एग्जाम के, ये वीडियो हम तब अपलोड कर रहे हैं। तो ये इसमें जो है हम जो है किसी भी क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, केवल ये बताएंगे कि इन अगर आपने इन सब चीज़ों को नहीं देखा है तो आप इनको देख लीजिए। और दूसरा, इनकी जो भी थीम्स रिपीट होती रहती हैं उनको अच्छे से देख लीजिए। कुछ मेरे पास ट्रिक्स हैं जो मैंने पहले भी वीडियो में बता रखी हैं, उन ट्रिक्स को मैं कंपाइलेशन यहाँ पर लेकर आया हूँ, उनको मैं इस वीडियो में डिस्कस कर दूँगा। जो भी आपकी छोटी मोटी हेल्प हो सकती है इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। हम लास्ट में आपको ये भी बताएंगे इसमें कि आप जो वन लाइनर वाले क्वेश्चन, बहुत सारे कमेंट आए थे कि वन लाइनर क्वेश्चन को हम कैसे डील कर सकते हैं, तो जो भी संभावनाएं हो सकती हैं वन लाइनर क्वेश्चन को डील करने की, मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं। और बाकी आप जो भी करना, आप बहुत लॉजिकल तरीके से करना और अपने रिस्क पे करना। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और सही से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना। बाकी सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसमें सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सी सेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको लास्ट टाइम पर सी सेट में क्या करना चाहिए। ठीक है, कि लास्ट टाइम में आप सी सेट के बारे में क्या देख सकते हैं, कौन सी चीज़ों पर आप ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, तो ये चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए जो लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था 2023 का, उसमें जो है इसमें त्रिभुज का कोई क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन उससे पहले कि आप जितने भी पेपर देखेंगे, जितने भी प्रीवियस पेपर देखेंगे, उसमें सब में लगभग त्रिभुज के कोई ना कोई क्वेश्चन आया। मतलब इसमें त्रिभुजों की संख्या फाइंड करना, मतलब कोई फिगर दे रखा होगा, उसमें ट्रायंगल मतलब संख्या काउंट करनी होगी आपको। ठीक है, जैसे ये वाला है, आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, इस वाले को तो आप चाहें तो याद ही कर सकते हैं। इस तरीके का कोई भी ट्रायंगल होता है तो मैं 16 होता है। ठीक है, याद ही कर लीजिए इसको। और बाकी ये जो है इसका मैं आंसर बता दूंगा डायरेक्ट। और बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है, जैसा कि मैं कुछ आपको गिन कर दिखाऊंगा, बाकी आपको रूल पता ही होगा। अगर रूल नहीं पता, जैसे ये होता है, ये जैसे 1 2 3 4 4 दूनी 8, इस तरह के त्रिभुज जो हम गिन लेते हैं। अगर नहीं है तो आप कहीं से भी कर लीजिए। अब ये इस आगे की जब कोई भी होगा तो इस तरीके की हम वीडियो बहुत सारी बना देंगे, छोटी छोटी ट्रिक्स की। बट आगे से आप ये बस आप जो है इस तरीके की कोई भी थीम को छोड़ना नहीं है। जैसे आप सबसे पहले त्रिभुज के बारे में जो भी ट्रायंगल है उनकी काउंटिंग जो है आप एक बार जरूर देख लीजिए। अगर अभी तक नहीं देखी तो उसको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस तरीके की जो श्रेणी होती है, जो सीरीज होती है इस तरीके की, जिसमें हमें मिसिंग लेटर को फिल करना होता है। तो देखिए इसमें हम जो करने की ट्रिक जो होती है हमारी ये होती है कि हम इसके जो जितने भी स्थान हैं इनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए तो इसमें हम जो इसके फैक्टर कर लेते हैं, जैसे 6 3 18, इस तरह के फैक्टर कर लेते हैं। तो आप जो है इसमें जो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 3 3 के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं या 6 6 के कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले छोटी संख्या का बनाकर देखा करिए। जैसे 3 3 के, तो 3 का कॉम्बिनेशन हो गया, यहाँ का 3 का हो गया, 3 का हो गया, ये 3 का हो गया, यहाँ पे 3 का हो गया, 3 का हो गया। इस तरीके से आप जो 3 3 के कॉम्बिनेशन बनाकर इन सबको एक बार फिलअप करके देख लीजिए। जैसा क्या सी सी सी, जैसे ये वाले विकल्प है, तो इनको एक रख के देख लीजिए। सी सी बी 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 सी सी, इसके ऊपर रख के देख लीजिए। इसके आपको कोई ना कोई सीरीज में कुछ ना कुछ मिल जरूर जाएगा। मतलब ये इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं होता, बहुत आसानी से आप जो है इसको सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये तरीका करने का कि आप जो इन सबको, इनके जो जितने भी टोटल हैं, मतलब ये जिनको फिल करना उनको भी, बाकी जितने जो दे रखे हैं लेटर उनको भी, सबको गिन लीजिए, उसके फैक्टर कर लीजिए। जैसे 20 होते तो हम क्या करते हैं 5 और 4 में कर लेते हैं। ठीक है, तो या तो हम 5 वाले देखते, 5 5 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं या 4 4 का बनाते हैं। ठीक है, इसी तरीके 12 होते तो 4 या 3 का। तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और इन कॉम्बिनेशन को बनाकर हम इस तरीके का क्वेश्चन जो बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 62 का जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी हो जाएगा। ठीक है, आप अगर इसको फिल करके देखेंगे तो आपका इसमें 3 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, 3 3 का, देखिए यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, मतलब ए के बाद डबल सी आ जाएगा, फिर डबल बी के बाद ए आ जाएगा, इस तरीके के जो कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, तो 62 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। फिलहाल आप देखना, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। ये जो है आप कितना भी वहाँ पर मेहनत करते रहें, नहीं होगा ये जब तक आपने पहले से ये क्वेश्चन नहीं देख रखा होगा। देखिए इसमें क्या था, इसमें ये था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, फ्राइडे सैटरडे और संडे, इस तरीके का था। इसी तरीके से एक बार और दिया था, ये शायद 22 का था, इससे पहले शायद 21 में भी दिया था। उसमें क्या दिया था, उन्होंने दिया था जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे दे दिया था। फिर ये 3 विकल्प ऐसे छोड़ देते, तो उसमें था अप्रैल मई जून जुलाई, इस तरीके से विकल्प देते हैं, मई जून जुलाई MJJ, इस तरीके से फिल करने दे दिया था। तो आप जो है इस तरीके से भी सोच सकते हैं। मतलब ये जो सबसे लास्ट की चीज़ें हैं जो आप इस तरीके से, मतलब ये कि आपको जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन पर, 1 से 2 मिनट से ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। पहले अपने जो किसी भी तरीके से आपको यहाँ पर 33 नंबर जो 33 क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करना है। तो किसी भी तरीके से आप टाइम वेस्ट मत करना, उसमें पर्याप्त इतने क्वेश्चन दे रखे होते हैं, जब आसानी से आप जो 33 से लगभग 50 क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ मेरे पास जो ट्रिक्स हैं उन ट्रिक्स के मतलब कुछ ट्रिक्स आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, उन्हीं से आप जो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको, कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन की। ठीक है, तो देखिए किस तरह का सवाल है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो फ्राइडे सैटरडे और संडे, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कि आ जाते हैं एलसीएम और एचसीएफ वाले जो क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें देखिए आपका क्या होता है, फर्स्ट संख्या इंटू जो फर्स्ट बहुपद होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड इक्वल टू होता है एलसीएम
इंटू एचसीएफ। बस इसी मेथड पर क्वेश्चन आते हैं, एलसीएम और एचसीएफ के इस मेथड पर क्वेश्चन आते हैं। बाकी उसका एचसीएफ दे रखा होता है और एचसीएफ को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कराकर उसका पूछ रहा होता है कुछ ना कुछ, कि आप बड़ी संख्या बता दीजिए, छोटी संख्या बता दीजिए, इनका योग बता दीजिए। तो देखिए इसी तरीके के 3 क्वेश्चन बने। तो ये जो है इसका फॉर्मूला है, अगर आपको नहीं पता तो इसको याद कर लीजिए। बाकी इसी पर होते हैं। जैसे यार आप देखेंगे तो यार पहला क्वेश्चन क्या था, ये था 3 संख्याओं का अनुपात इतना इतना है और एचसीएफ इतना देर का। देखिए एचसीएफ क्या बनता है, एचसीएफ आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे बनता है। जैसे अगर 2, जैसे आप मान लीजिए जैसे कोई संख्या ले लीजिए 8, 4, 6 ले लीजिए, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 3 6। ठीक है, तो इसका 2 ही हो सकता है। ठीक है, तो 2 ही हो सकता है, बाकी ये विषम हो गई, अब इनमें से तो आ नहीं सकता। तो मतलब ये है कि इन्हीं संख्याओं का कॉमन मिला हुआ होता है। ठीक है, तो आप कैसे इसमें कर सकते हैं, तो बस ये था इसका एचसीएफ दे रखा था 39 और इसमें सबसे बड़ी संख्या फाइंड करानी थी। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे मल्टीप्लाई होकर बनेगी, 5 से मल्टीप्लाई होकर बन सकती है। तो 5 24, इसका 200 इस तरीके से आंसर हो जाता। ठीक है, एक दो के इस तरीके से देते हैं। 2 संख्याओं का एचसीएफ 25 है, तो एचसीएफ इसको मल्टीपल कर लीजिए, इसको मल्टीपल कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए और जो हो जाएगा। मतलब एचसीएफ दे रखा होगा और एचसीएफ से ही कोई ना कोई इस तरीके का मतलब कोई इस तरीके की कोई संक्रिया लगवा रहा होगा कि जैसे आपको सब एक चीज़ फाइंड करनी होगी। ठीक है, जैसे देखिए ये वाला कैसा है, एचसीएफ एलसीएम 12 14 एक संख्या दे रखी है। तो इसमें यही है, इसका फॉर्मूला यही है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ और इक्वल टू होगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो इसकी फॉर्मूले पे आप जो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये भी इसी पर होगा, ये वाला भी। जैसे यदि 2 बहुपद के एलसीएम या एचसीएफ जो है इतने इतने हैं और इसका ये बहुपद ये है, तो दूसरा बहुपद क्या फाइंड करना होगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा 51 का बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इस तरीके की कोई भी सीरीज होती है, जैसे देखिए इस तरीके ये वाली सीरीज जो बनी हुई है 0 स्क्वायर प्लस 1 है, फिर इसके बाद इन्होंने क्या है 1 का स्क्वायर माइनस के 1 है, एक बार जोड़ लिया एक बार घटा रहा है, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, फिर 3 का स्क्वायर माइनस के 1 है। इस तरीके से जो है ये सीरीज आगे को बढ़ रही है। ठीक है, देखिए मैं सीरीज के बारे में आपको 2-4 चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे ये वाली सीरीज है, ये वाली सीरीज कैसे देखनी है हमें, 2 4 6 8 मतलब एक छोड़कर 10, नीचे देखनी 3 6 9 12 15। तो इस तरीके से जो है आप इसको फिलअप कर सकते हैं। ऐसे देखिए ये वाली सीरीज देखिए, इसमें क्या है, इसमें जो है 2 का घन किया है, 1 लेस कर दिया है, 3 का घन करके 1 लेस करना था बट यहाँ पर नहीं है, तो ये इसका विषम हो जाएगा। इसमें एक गलत संख्या बचानी थी। बाकी क्या करा है, 4 का घन करके प्लस 1 लेस कर दिया है, यहाँ पे ऐड है, बाकी इसमें लेस है, तो बस ये इसकी संख्या गलत थी, तो बस ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है ओवरऑल इसका देखिए, ये देखिए 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, तो यहाँ पर 5 का घन आना चाहिए था, फिर 5 का घन है, फिर 6 का घन, फिर 7 का घन आगा, 8 का घन आगा। तो इसमें से ये 256 जो है कोई भी घन नहीं है, बाकी 512 1700, तो ये जो कौन सा सही नहीं होगा तो 256 हो जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। फिलहाल मैं बताता हूँ, एक चीज़ बताने वाला हूँ इसमें, ये है जैसे इस तरीके की कोई भी सीरीज आती है, तो सीरीज में जो सबसे पहले आपको क्या करना है, या तो आपको ये प्लस वाली संक्रिया लगा के देखनी है इसमें प्लस का, या तो कोई ना कोई एडिशन हो रहा होगा। ठीक है, दूसरा माइनस वाली लगा के देनी है, मतलब सब्ट्रैक्ट करके देखना है। ठीक है, ये बहुत कम रेयर में लगती है, सबसे ज़्यादा प्लस लगती है। उसके बाद सेकंड पे जो लगती है, अगर आप सेकंड प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो मल्टीपल वाली, तो पहले दूसरा मल्टीपल वाली। ठीक है, उसके बाद अगर इन 2 पर चेक कर लिया, अगर इन पर नहीं हो रहा तो थर्ड आप दे सकते हैं स्क्वायर, मतलब स्क्वायर करके देख लीजिए उसका कि स्क्वायर से कोई ना कोई संख्या लग रही है या नहीं लग रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं क्यूब घन करके। ठीक है, और इसके भी बाद अगर नहीं है तो एक अभाज्य बहुत पूछा था, तो अभाज्य संख्या को मतलब प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 एकमात्र प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 11 13, इस तरीके से मैंने कई बार बता रखे हैं। तो ये प्राइम नंबर, इस तरीके का प्राइम नंबर का भी एडिशन हो सकता है। तो देखिए एक तो प्लस, एक मल्टीपल और इसका स्क्वायर, क्यूब और प्राइम नंबर, ये 4 तरह की संख्याएं मात्र लगती हैं, बाकी कोई नई संख्या इसमें नहीं लगती। तो आप इन पर ही ट्राई करके देखिए, इन्हीं में से कुछ ना कुछ रखा होता है, और जितने भी आप प्रीवियस ईयर पर फाइंड करेंगे तो लगभग सारा प्लस से ही हो जाता है। ठीक है, कहीं कुछ होता है, कुछ बहुत टफ बना देते हैं, तो उस पर आप टाइम वेस्ट मत करना, जल्दी से करना उसको और आगे निकल जाना। ठीक है, अगर हो पाता तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, उसको स्किप कर देना। नेक्स्ट देखते हैं कि इस तरह के सवाल जो होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन देखने में बहुत टफ होते हैं बट बहुत सिंपल होते हैं। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ चाहे एक्स स्क्वायर प्लस में, इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। तो आप जो होता है इसमें जो है, अब देखिए यहाँ पर आप ए और बी की वैल्यू आपका फाइंड करते रहे, तो समझ लीजिए पूरा एग्जाम का समय इसमें निकल जाएगा। तो ऐसे क्या करते हैं आप, इन दोनों को क्रिया को जब इक्वल का चिन्ह लगा तो दोनों को संतुष्ट कर लेते हैं, मतलब RHS इक्वल टू LHS, जो LHS इक्वल टू होता है उसको RHS के अगर इक्वल कर लें, ऐसा कोई भी हम वैल्यू पुट करें जिसमें LHS इक्वल टू RHS हो जाता है, तो समझ लीजिए वो आपका जो है यहाँ पर आप वैल्यू को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में पुट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा क्या हम यहाँ पर अगर 1 ले लें तो ए की वैल्यू 1 ले लें इक्वल टू 1 और बी की वैल्यू 1 ले लें। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पर अगर ए की वैल्यू 1 लेना, बी की वैल्यू 1 लेना, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, इसके अलावा 1 अपॉन 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा। देखिए ये भी 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ये दोनों संतुष्ट हो जाएगा, मतलब 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, यही वैल्यू जो है हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं सेम, क्योंकि ये संतुष्ट हो रही है। हमने ऐसी कोई वैल्यू रखी, इसके कोई भी ऐसा नंबर रखा जिससे ये संतुष्ट हो रहा था, तो ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 2। तो ये इस तरीके से हम इसका फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कुछ भी सॉल्व करना। ठीक है, तो इस तरीके का कोई भी सवाल आए तो सामान्यतः उसका आंसर जो होता है इसी तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो 99 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर
सी। इसका मान निकालना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यू रख सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए इस तरीके के जो सवाल होते हैं जब किसी में जो है क्रम पूछा जाता है, जैसे 7वां क्रम 11वां क्रम, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला सिंपल सा, जो टोटल संख्या जो होती है वो लेफ्ट, जैसे ऊपर नीचे से भी ले सकते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होती है। बस ये फॉर्मूले से ही सारे सवाल हो जाएंगे, एक भी सवाल ऐसा नहीं बचेगा जो नहीं होगा। तो इसमें जो रैंकिंग होती है मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। देखिए 31 छात्र हैं, तो यहाँ पर टोटल की जगह 31 रख लीजिए। इसमें अनूप या सुनील में से किसी एक का पता कर लीजिए। तो हम अनूप का पता कर लेते हैं। तो अनूप का पता करना है तो क्या है, ऊपर से क्रम से 7वां, तो ऊपर से कोई सा मान लीजिए इसमें से, तो 7वां लेफ्ट मान लिया हमने, प्लस हमें क्या करना, नीचे से पता करना, तो राइट कर रहने देते, -1 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 31 इक्वल टू 7 में से गया तो 6 प्लस 8, और ये 6 जो यहाँ पर लेस होगा तो जाकर हो जाएगा 25। तो देखिए 25 मात्र एक में अनूप का, ऑप्शन नंबर सी। सारे के सारे इसी फॉर्मूले से सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इस तरीके के रैंकिंग और ऑर्डर वाले जो क्वेश्चन होते हैं एक ही मात्र फॉर्मूले से हो जाएंगे। आप देख लीजिए टोटल इक्वल होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1, बस इतना याद कर लीजिए, इसी से हो जाएंगे सारे रैंकिंग ऑर्डर वाले, ठीक है। रैंकिंग और ऑर्डर इसमें से कोई भी एक संख्या मिस कर देगा, मतलब आपसे या तो टोटल पूछ लेगा, या लेफ्ट पूछ लेगा, या राइट पूछ लेगा, ठीक है, ठीक है। अगले देखते हैं। देखिए ये जो होते हैं ये कैलेंडर में होते हैं। कैलेंडर में वैसे तो आपको सबको पता होगा ये कैलेंडर में कैसा करते हैं कि 144 0 पर सबने अपने अपने तरीके से ट्रिक से चीज़ों को फाइंड कर रखा होता है कि हम दिवस निकाल सकते हैं। जैसे हमसे सामान्यतः निकलवाया जाता 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो ये सबको फाइंड करना आता है। बट यहाँ पर दिक्कतें क्या होती हैं इस तरीके से, जैसे 31 मार्च 2008 को सोमवार था, तो 31 मार्च 2011 को क्या होगा। अगर इस तरीके की चीज़ें नहीं पता तो बस ये है कि आप जैसे भी अगले ईयर में जाते हैं तो केवल एक दिन बढ़ता है, एक दिन ऐड करते हैं, फिर अगले ईयर में जाते हैं तो एक दिन ऐड करते हैं। जहाँ भी लीप ईयर आएगा, जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर में +2 ऐड करने होते हैं, बस इतना याद रखने ना। बाकी इस तरीके से सेम आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे 31 मार्च 2008 से 31 मार्च 2011 जाना है, तो 8 से देखिए 9 जाएंगे आप, 9 के बाद 10 जाएंगे, ठीक है, 10 के बाद 11 जाएंगे, 11 के बाद बस यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। तो 8 में सोमवार था, यहाँ पर मंगल होगा, यहाँ पर बुध होगा, यहाँ पर बृहस्पति होगा, तो बृहस्पति बाद सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हमें 12 में पूछता है यही चीज़, तो हम बृहस्पतिवार पर नहीं रुकते, फिर शुक्र पर नहीं रुकते, शुक्र के बाद फिर शनिवार भी आता है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऐड होता। बस इतनी सी बात आप याद रख लीजिए। देखिए एक रूल ये है यहाँ का कैलेंडर का कि रिपीटेड कैलेंडर का थीम क्या होती है, रिपीटेड कैलेंडर की थीम क्या होती है, ठीक है। तो देखिए रिपीटेड कैलेंडर की थीम होती है जब आप किसी भी लास्ट के 2, देखिए डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे, तो अगर 4 से अगर कोई संख्या 4 से डिवाइड होती है, इसका मतलब लास्ट के 2 अंक जो है उसके 4 से डिवाइड हो जाने चाहिए बस। तो बस यहाँ से हम 4 क्योंकि लीप ईयर जो होता है हर 4 वर्ष में रिपीट होता है, तो 4 वर्ष का डिविजिबिलिटी रूल ये है, अगर ये जो है इससे डिवाइड करने के बाद अगर शेषफल जो है, शेषफल की बात होती है, रिमाइंडर है, जो शेषफल जो है अगर 0 है तो जो है 28 वर्ष बाद कैलेंडर रिपीट होगा, ठीक है। 1 है तो 6 वर्ष बाद रिपीट होगा, 6 वर्ष बाद, यहाँ पर 28 वर्ष बाद। और अगर 3 या 2 ये शेषफल बचते हैं तो होगा 11 वर्ष बाद रिपीट, 11 वर्ष बाद रिपीट। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद कर सकते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन आया था, वो सिंपल सा था। 9 से 4 से डिवाइड देना था, एक शेषफल बच रहा था, एक कितने बार होगा, 6 वर्ष बाद, 9 6 15, बस आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का आसानी से आप आंसर निकाल सकते थे। तो इस तरीके की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप जो है इनको याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। और भी बहुत सारी थीम्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। अगर आपको ये CSET के बारे में कोई भी डिटेल में चीज़ देखनी है तो आप जो है जाकर, मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, 2 दिन पहले अपलोड की थी, आप उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर जो मेरा उद्देश्य यही था कि मैं आपको ये बता सकूँ कि आपको CSET में जो है कैसे डील करना है और कैसी थीम्स पर ध्यान देना, जो चीज़ें आप हैं उनको याद कर, मतलब जो भी चीज़ें आपने छोड़ रखी हैं, या ऐसा है कि कोई क्वेश्चन है तो प्रीवियस ईयर का 2023 का पेपर उठाइए, उसमें से आप ये फाइंड कर लीजिए कि क्या बोलते हैं कि कौन सा टॉपिक्स है मेरा कमजोर है, वीक है, या मुझे कौन सा टॉपिक अभी देखना चाहिए। अभी भी आपके पास 5-7 घंटे हैं, तो आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद जो मैं लास्ट में जो चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ फाइनली, कि आप जो कैसे किस चीज़ को डील कर सकते हैं, प्लस CSET में आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, और प्लस जो मेरे पास जो छोटी ट्रिक हैं, मतलब छोटी मोटी जो भी ट्रिक हैं, जो भी हिंदी में आप क्या कर सकते हैं, संप्रेषण में आप क्या कर सकते हैं, CSET में क्या कर सकते हैं। देखिए CSEट वाली तो मैंने बता रखी, जैसे कुछ ट्रिक हैं आपने, मैंने पहले भी प्रीवियस जो वीडियो बनाई थी उसमें ही बता रखी है। बाकी आप हिंदी में अगर कुछ ट्रिक अगर जानना चाहते हैं, देखिए हिंदी में मैं 2-4 चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ, आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कभी भी हमसे पूछा था कि ये जो है कौन सा तत्सम है, जब तत्सम की बात आती है तो देखिए तत्सम, तो तत्सम वर्ड हमारे जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं। देखिए जब भी किसी भी वर्ड में अगर वर्ड के में ये लगे हुए हैं, ये वर्ड लेटर लगे हुए हैं, जैसे षष्ठकोण वाला सा लगा हुआ है, ठीक है, और बड़ा सा लगा हुआ है, ठीक है, या आधा सा लगा हुआ है, इसके अलावा सिरा लगा हुआ है, श्रमिक वाला, और इसके अलावा छा लगा हुआ है, ये वर्ड किसी में भी लगे हुए, ये लेटर किसी में भी लगे हुए हैं, किसी भी शब्द में ये लेटर लगे हुए हैं, तो वो तत्सम शब्द होता है। तो बस इतनी चीज़ें ये आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, आप जाके, यकीन नहीं तो आप 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें देख लीजिए, ठीक है। ये लेटर वाले हमेशा तत्सम ही होंगे, तो बस ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं, ये वाले लेटर जो है तत्सम होंगे। अब तद्भव की क्या पहचान है, देखिए तद्भव की पहचान ये है कि तद्भव जो भी हमारे सामान्य व्यवहार में हम यूज करते हैं, जो भी हम सामान्य, जैसे अंधेरा, इस तरह के वर्ड जो बोलते हैं हम, तो ये सब जो वर्ड होते हैं, दही का दधी होता है, दूध का दुग्ध होता है, तो जो हम सामान्य रेगुलर जो दिनचर्या में हम यूज करते हैं जो भी सब, वो सब जो होते हैं तद्भव वर्ड होते हैं, जो हमारे सामान्य दिनचर्या में यूज होते हैं, ठीक है। जो हमारे सामान्य दिनचर्या में यूज होते हैं वो सारे जो वर्ड जो होते हैं तद्भव वर्ड होते हैं, ठीक है। और जो बाकी जो मैंने बताया इन लेटर से आप पहचान सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाएगी। अगर एक विकल्प भी इस तरीके का है, आपको दिक्कत पड़ रही है, तो आप एक विकल्प एलिमिनेट कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो ये तत्सम तद्भव के बाद आ गया। बाकी आप संधि की बात करें तो देखिए संधि में मैंने भी एक ट्रिक बताई थी,
संधि के बारे में, एक तो यण संधि की बताई थी मैंने। यण संधि में क्या होगा, कोई भी वर्ड अगर बीच में आधा है, मतलब आधा लेटर है, जैसे आधा सा, अगर बीच में पूरे शब्द के बीच में आधा कोई भी लेटर दिखता है आपको, तो वहाँ पे यण संधि हो गया। आपसे ये पूछा है कोई भी ऐसा वर्ड दिया है जिसके बीच में आधा सा है, तो इस तरीके का कोई भी वर्ड जो होगा यण संधि से बना होगा, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। और इसके बाद एक संधि और है वृद्धि संधि, जिसकी आप ट्रिक देख सकते हैं। तो देखिए वृद्धि संधि का क्या होता है, वृद्धि संधि में होता है कि अगर कोई भी वर्ड इस तरीके का दे रखा है जिसमें डबल मात्रा है, ये वाली डबल मात्रा है, तो वो जो सब वर्ड होगा वो हमेशा वृद्धि संधि का होगा। जैसे इसके अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहो तो सदैव, तो सदैव हमेशा वृद्धि संधि से बनेगा। तो ये ट्रिक आप संधि में है। तो मतलब जो भी आपके 8-10 ट्रिक हैं मैं आपको बता रहा हूँ लगातार, इनको आप देख लीजिए, बस आपके कहीं भी हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट आप जो है अगर वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला में आप क्या चीज़ें याद कर सकते हैं, जैसे वर्णमाला में आप कर सकते हैं अंतस्था, अंतस्था व्यंजन देख सकते हैं, अंतस्था बहुत पूछाते हैं, ठीक है, अंतस्था पूछाते हैं। इसके अलावा जो है ऊष्म पूछाते हैं, ठीक है, अंतस्था ऊष्म, सघोष अघोष, अल्पप्राण महाप्राण, ये वर्ड आप जो देख सकते हैं वर्णमाला में, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप चीज़ें क्या देख सकते हैं, जैसे देखिए एक ये होता है पर्यायवाची, जो पर्यायवाची होते हैं, तो पर्यायवाची में आप क्या चीज़ें याद रख सकते हैं। देखिए एक पूछा था कमल का, कमल का बहुत ज़्यादा पूछा था, और एक पूछा था बादल का, और एक समुद्र का। तो मैंने इनकी टिप पिछली वीडियो में बताई थी, यहाँ पे भी रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए समुद्र का, कमल वाले जो वर्ड होते हैं उनके पीछे जा लगा होता है। अगर आप एक या दो विकल्प भी एलिमिनेट कर पा रहे हैं, एक या दो विकल्प को फाइंड कर पा रहे हैं तो बहुत हेल्प होती है इतनी, ठीक है। जा, उसके बाद बाकी नॉलेज हमेशा प्रायर, नॉलेज से ही सॉल्व करने हैं। बाकी जो नॉलेज से नहीं हो तो आप इन चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इन वर्डों के बाद में दा लगा होता है, जैसे जलद, देखिए यहाँ पे जलद होगा इसका, जलद, और यहाँ पर होगा जलज, इस तरीके से। तो लास्ट में जा जिसमें लगा होता है वो कमल वाले होते हैं, दा जिसमें लगा होता है वो बादल वाले होते हैं, और समुद्र वाले होते हैं जहाँ धी लगा होता है लास्ट में, धी, जैसे पियोधी, ठीक है, पयोधी, ठीक है, पयोधी। इस तरीके के वर्ड जो होते हैं ये समुद्र के होते हैं, ठीक है। तो ये धी वाले, दा वाले और जा वाले, यहाँ से आप जो एक चीज़ ये आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद मैंने कुछ ट्रिक बताई थी आपको समास की। देखिए समास आप कैसे फाइंड कर सकते हैं समास के बारे में। देखिए समास के बारे में अगर आप अव्ययी भाव समास की बात करते हैं, अव्ययी भाव समास है, तो अव्ययी भाव के जो है आप क्या क्या कर सकते हैं, उसमें जो उपसर्ग लगा होते हैं, पहले उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग लगे होते हैं, जैसे आ जन्मा, ठीक है, जिसमें आ, ये आ उपसर्ग लगा हुआ है, जैसे प्रत्येक, ये फिर उपसर्ग लगा हुआ। तो इस तरीके के वर्डों में होते हैं, ये जो होते हैं इसमें जो है आप जो है अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। कर्मधारय कैसे होता है, कर्मधारय में हमेशा जो होगा, कर्मधारय में समास में जो होगा, तो कर्मधारय समास में हमेशा क्या होगा, विशेषण विशेष से संबंध होगा, विशेषण विशेष से संबंध होगा, मतलब विशेषण होगा। जैसे नीला काला, जैसे नीलकमल होता है, नीला काला, मतलब जो उसकी विशेषता होता है, नीला काला, इस तरीके की चीज़ें होंगी, तो वो होगा कर्मधारय समास में, कर्मधारय में। दिगु में आपको पता है, दिगु में क्या होगा, दिगु में होगा कि इसमें जो है संख्या दे रखी होगी, जैसे त्राहा, इस तरीके त्राहा, ये दिगु समास होता है, ठीक है। दिगु में त्राहा, चौराहा, इस तरीके की संख्या दे रखी होती है। द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें जैसे माता पिता एक दूसरे के पूरक होते हैं, माता और पिता, इस तरीके से, ठीक है। तो इस योजक चिन्ह लगा होता है, और माता पिता, ये द्वंद्व समास की ट्रिक है, ठीक है। तो ये बहुत सामान्य ट्रिक है, बहुत पहचानने के लिए, मतलब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। और दूसरा एक है तत्पुरुष, एक तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास में क्या है, तत्पुरुष समास की ट्रिक क्या है, जैसे इसमें विभक्ति चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह होता है, ठीक है, विभक्ति चिन्ह लगा होता है, और विभक्ति चिन्ह जैसा राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, विभक्ति चिन्ह लगा होता है राजपुत्र, जैसा राजा का, इसका विभक्ति का लोप होता है, इसमें विभक्ति का लोप, राजा का पुत्र, अगर इसका पूरा करेंगे तो राजा का पुत्र, ठीक है, राजा का पुत्र, राजपुत्र को राजा का पुत्र। तो इस तरीके से यहाँ पे विभक्ति का लोप होता है। बाकी जो उसका उत्तर प्रधान होता है, जैसे बहुब्रीहि में दशानन, दस है आनंद, जिसके इस तरीके के चतुर्भुज, मतलब इस तरीके के वर्ड होते हैं, दशानन होते हैं, ठीक है। नीला है कंठ जिसका, इस तरीके का नीलकंठ, ठीक है। तो ये और ये वर्ड जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी की चीज़ों में आप ये, जैसे एक वर्ड होता है कि इसमें कौन सा शुद्ध अशुद्ध या कौन सा भी है, तो अनल और अनिल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, अनल और अनिल। तो अनल वायु होता है, अनिल जो है अग्नि होती है, तो ठीक है, इस वाले वर्ड को भी ध्यान रखना। बाकी मैंने ये बताया था कि शुद्ध वर्तनी वालों में श्रृंगार वर्ड बहुत देखता था, ठीक है, श्रृंगार दे देता है। इसके अलावा उज्ज्वल बहुत देता है, उज्ज्वल, ठीक है, श्रृंगार और उज्ज्वल, तो इस तरीके के वर्ड बहुत दे देता है, तो आप इनको भी देख लेना, ठीक है। एक अंत्याक्षरी वगैरह देता है। अब अगर आप बात इंग्लिश की करें तो इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में आप एक तो पैसेज देख सकते हैं, जो पैसेज होते हैं, तो पैसेज के बारे में आप ठीक से देख सकते हैं। पैसेज के अलावा एक्टिव पैसिव देख सकते हैं आप, ठीक है, एक्टिव पैसिव देख सकते हैं, एक्टिव पैसिव, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख सकते हैं। तो एक्टिव पैसिव देख सकते हैं, पैसेज देख सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख सकते हैं, इनके बारे में आप जो थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। बाकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होता है, जो आपको अगर लर्न है तो करना, वरना उसको स्किप कर देना, ठीक है। तो ये सब हमने सीसेट के बारे में, हमने हिंदी की बात करी। और इसके बाद अच्छा संप्रेषण में एक बहुत आता है, जैसे सबसे पहले स्रोत होता है, स्रोत के बाद मैसेज होता है, मैसेज के बाद जो है देखिए सबसे पहले सोर्स होता है, सोर्स के बाद मैसेज होता है, मैसेज के बाद एनकोडिंग होता है, ठीक है, एनकोडिंग के बाद फिर रिसीवर होता है, रिसीवर के बाद डिकोड होता है, डिकोड के बाद नॉइस होती है, नॉइस के बाद फीडबैक आता है। तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, संप्रेषण में।
बाकी संप्रेषण की क्रिया मतलब जिसकी 100% गारंटी होती है, किसी भी न्याय निर्णय में 100% गारंटी किसी होती है, एल्गोरिदम की। मैंने एल्गोरिदम के बारे में कल ही बताया था, तो एल्गोरिदम की जो है 100% गारंटी होती है, ठीक है। बाकी पार्श्विक संप्रेषण देख सकते हैं। पार्श्विक मतलब अपने पास वाला, और ऊपर वाला अधोगामी, और नीचा वाला, ऊपर वाला जो होता है ऊर्ध्वगामी, नीचा वाला अधोगामी। तो नीचा वाला संप्रेषण किस तरीके से होता है, अनौपचारिक कौन सा होता है, औपचारिक कौन सा होता है, इस वाले संप्रेषण के बारे में देख सकते हैं, ठीक है। इतना जो है आप सीसेट के बारे में चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। देखिए आप जो है, आपको क्या करना है कि जैसे आप अगर इसमें से बस सेफली अगर आप 50 क्वेश्चन राइट कर देते हैं, जिसमें मैथ हिंदी सब मिलाकर 50 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करते हैं, आपको लगता है 50 है, तो बस यहीं से आपको जो है, अगर आप उसमें 70 से 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो आप जो बड़ा आराम से जो सीसेट को क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो आप किसी भी कीमत पर बस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 20 क्वेश्चन आप जो है हिंदी में सोल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। कम से कम अगर कितना भी अगर आप हिंदी वाले भी हैं तो इंग्लिश में 5 क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं, और इंग्लिश में अगर आप 5 कर सकते हैं तो मैथ में मुझे लगता है कि 40 में से आप 35 से या 30 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो हो जाएगा, तो 55 क्वेश्चन तो यहीं से हो जाएंगे। बाकी संप्रेषण के भी कम से कम 15 क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आते हैं, तो यहीं से 65 क्वेश्चन तो बड़ा आराम से हो सकते हैं। चलिए अगर इतना भी नहीं है तो 50 क्वेश्चन तो बड़ा आराम से हो ही सकते हैं, तो आपका जो है सीसेट बहुत आसानी से क्वालिफाई हो सकता है, ठीक है। लास्ट समय बचा है, आप केवल उन्हीं टॉपिक को देखिए जो टॉपिक बहुत ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो है आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट थीम्स जो होती हैं, ठीक। देखिए एक जो है मैंने बताया था, शुरू में बताया था पेपर का, इसको सॉल्व करते समय कि मैं इसमें कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे वन लाइनर क्वेश्चन, कमेंट में कई सारे आए थे कि वन लाइनर जो है क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आप जो है किस तरीके से डील कर सकते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन था वन लाइनर क्वेश्चन किस तरीके से हम डील कर सकते हैं, ठीक है। जितने स्टूडेंट्स हैं तो उनका क्वेश्चन था कि वन लाइनर क्वेश्चन को हम कैसे डील कर सकते हैं। देखिए वन लाइनर क्वेश्चन को जो है उसमें जो बिल्कुल फैक्चुअल होता है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें जो किसी भी तरीके से आप डील कर लीजिए, इसमें आपको 100% रिजल्ट जो है प्राप्त होने की बहुत ही ज़्यादा कम संभावना है कि हाँ कि इसका ये है कि 100% हो ही जाएगा। हाँ कुछ तरीके जरूर हैं कि इसके माध्यम से आप जो आपकी मतलब आपकी श्योरिटी हो जाएगी कि आप जहाँ इसका 90% चांस में आपके क्वेश्चन राइट जा सकता है, बस उसी श्योरिटी को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी जो है आप तुक्का जो भी लेना वन लाइनर में स्पेशली वो अपने लॉजिकल पर लेना, अपने रिस्क पर लेना, और बहुत सोच समझ कर लेना, ठीक है। बाकी आप करने का तरीका कुछ होते हैं, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि इसका सी ऑप्शन ले लो, किसी का होता है, ऐसा नहीं होता कि सी ही ऑप्शन किसी का आंसर दिया होगा, बट कुछ कंडीशंस में चीज़ें मतलब उस चीज़ को कंप्लीट करती हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे देखिए सबसे पहले मैं अगर करंट की बात करूँ तो करंट में जितनी भी चीज़ें पूछी जाती हैं, देखिए दो ही है, या तो यूएसए के बारे में बात होगी अगर किसी में विकल्प में यूएसए दे रखा हो, और या यूके। तो आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं कि अगर प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए या तो इन्हें यूएसए से संबंधित आया था या यूके से संबंधित आता, मतलब यूनाइटेड किंगडम या यूएसए, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम या यूएसए, अगर उन्होंने राष्ट्रपति या किसी पद का पूछा तो यूएसए का पूछा है या यूके का पूछा, और या न्यूजीलैंड का पूछा, ठीक है। न्यूजीलैंड का पूछा तो या तो यूएसए का पूछा है या यूके का पूछा है या न्यूजीलैंड का पूछा है, ठीक है। तो ये जो है आप यहाँ से देख सकते हैं, मतलब एक तरीका हो सकता है कि हाँ किसी व्यक्ति का नाम दे दिया जाए और सब पूछा तो ये किस देश से संबंधित है, तो आप यूएसए यूके या न्यूजीलैंड से ले सकते हैं, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से। बस इस या 2 या 3 ही तरीके जगहों से उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, ये नहीं है आप कहीं भी और अजीब अजीब नाम दिया रखा हो वहाँ पर आप रिस्क लेंगे, तो वहाँ पर आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं इस मतलब इस चीज़ को फिलअप करते हुए, इस चीज़ को फॉलो करते हुए, ठीक है। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन जो सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप जो है क्वेश्चन तक मतलब अपने आंसर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। एक तो ये करंट से रिलेटेड ये चीज़ हो गई, ठीक है। जैसे देखिए करंट में कोई भी नई बीमारी आती है करंट में, तो देखिए वहाँ से जो पूछा था इसकी उत्पत्ति में यहाँ से कहाँ से एंटर करिए, तो केरल वर्ड बहुत ज़्यादा होता है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी बड़ा काम हो रहा है या कुछ भी नया इनोवेशन हो रहा है तो वो केरल जो है मतलब सीट्स पर रहता है इन मामलों में, तो आप जो केरल को ले सकते हैं। तो बड़ा आसान इसमें से अगर विकल्प चुनना तो केरल चुन सकते हैं। जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट है, अगर इंस्टीट्यूट की स्थापना की बात आती है, अगर उसमें जो है उत्तर प्रदेश के जिले दे रखे हैं और उसमें लखनऊ विकल्प है, तो आप यहाँ पर लखनऊ पर रिस्क ले सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो लखनऊ पर रिस्क ले सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तब। ऐसे ही अगर देश के हैं तो नई दिल्ली पर रिस्क ले सकते हैं। ये रिस्क लेने वाली बात है कि आपको कुछ नहीं पता तो आप किस तरीके से कैलकुलेट, ये चीज़ें फाइंड कहाँ से की गई है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेस पर कि प्रीवियस ईयर में इस तरीके के विकल्प लखनऊ हुआ है, इस तरीके के विकल्प नई दिल्ली हुआ है। जैसे अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज चीज़ें बताऊँ, मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, बट यहाँ पे भी आपको अगर जानना हो सब्जेक्ट वाइज तो देखिए सब्जेक्ट वाइज कैसे देख सकते हैं। जैसे देखिए हिस्ट्री में जो होते हैं, हिस्ट्री में ले लीजिए, इसको पॉलिटी में ले लीजिए, जो एक्ट जो होते हैं जो ब्रिटिश के समय में आए थे एक्ट, तो इसमें तो सामान्यतः जो क्वेश्चन पूछता है वो 1919 से पूछता है। हालांकि इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछे हैं, बट अगर सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है या सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आने की वो 1919 का अधिनियम है। इसके बाद 1935 वाला देख सकते हैं बस, ठीक है। 1919 से 1935, अगर पिछली बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया था ये किस में आया था, प्रिंस ऑफ चैम्बर की बात करी थी, तो उसमें 1919 के अधिनियम की बात थी। तो आप जो अगर कुछ नहीं पता तो आप 1919 के, अगर सभी विकल्पों से कोई एक चुनना हो तो 1919 के अधिनियम के बारे में चुन सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जब भी पूछा गया 1919 के अधिनियम के बारे में ही पूछा गया है, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम। तो ये जो है जो भी अधिकांशतः क्वेश्चन पूछे गए वो जो है 1919 के अधिनियम के बारे में पूछे गए हैं, ठीक है। ये हो गया। और अगर आप जैसे ज्योग्राफी में देखते हैं, जैसे ज्योग्राफी में कोई भी खनिज पूछा था, ज्योग्राफी में कोई भी खनिज पूछा था, ये जो है सिंगल वर्ड का जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में सोल्व करने की बात है। जब ज्योग्राफी में कोई भी खनिज पूछा था तो उसमें या तो लोहा के बारे में पूछा था, जैसे कोई भी है तो ये खनिज किससे संबंधित है, तो लोहा से या कोयला से, या तो लोहा से होता है या कोयला से होता है, या इसके अलावा जो होता है या तो खनिज तेल से पूछा गया है,
ठीक है, खनिज तेल से। और एक चीज़ और भी है कि आप अगर प्रीवियस में अप्लाई करेंगे, देखिए 100% तुक्का जो बाद में बोलने वाला हूँ, ये 100% तुक्का है, बस ये अपने ही रिस्क पे करना, बस एक बता रहा हूँ ऑब्जर्वेशन कि उसने सामान्य सी विकल्प ज़्यादा देता है, इन वाली चीज़ों का सी विकल्प ज़्यादा देता है, सी ऑप्शन आप चुन सकते हैं, सी ऑप्शन चुन सकते हैं, ठीक है। 100% अपने ही रिस्क पे चुनना, ये बात याद रखना, अपने ही रिस्क पे चुनना, बस ये ऑब्जर्वेशन है, तो आप इसको देख सकते हैं प्रीवियस में जाकर, ठीक है। तो इस तरीके से ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं। जैसे मैंने एक चीज़ और बताई थी, हिस्ट्री में ये भी पूर्णतः अपने रिस्क पर ही करना। हिस्ट्री में जो है जैसे जो 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, दोनों 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसमें सामान्यतः जो है अगर 10 क्वेश्चन दे रहा था, 10 में से 7 क्वेश्चन राइट देता है, दोनों स्टेटमेंट राइट देता है, तो ये हिस्ट्री का, ठीक है। हिस्ट्री में आप इस तरीके देख सकते हैं, ये हो गया। अब अगर आपको जैसे एनवायरनमेंट है तो एनवायरनमेंट में जैसे कि आपको मैं कोई भी, अब देखिए मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ, जैसे एनवायरनमेंट में जैसे कोई चीज़ें जैसे पारिस्थितिकी बढ़ दे रखा है, जैव विविधता दे रखा है, तो ये जो सतत विकास को विकल्प दे रखा है, तो इस तरह के विकल्प जो ब्रॉड थीम्स आधारित होते हैं, तो ये जो है आप इनको चुन सकते हैं, ठीक। और ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। अब देखिए कुछ है जैसे आप रीजनिंग की बात करें, जैसे मैं रीजनिंग के बारे में कुछ बात करना चाह रहा था, तो रीजनिंग के बारे में ये जैसे क्लॉक का जो भी क्वेश्चन आता है तो बहुत सिंपल आता है, बहुत बेसिक मैथ होती है उसमें। तो जैसे इस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं T1 × 30 प्लस माइनस के थीटा, इस क्वेश्चन तो बाहर जाएगा नहीं, बाकी लॉजिकल है कि आप सोच सकते हैं जो व्यवहारिक में है, तो बता सारे क्वेश्चन वैसे तो व्यवहारिक हो जाते हैं, बस कुछ फॉर्मूले लगते हैं, तो उन फॉर्मूलों का भी याद देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ हो गई। अब देखिए, अब जो मतलब जो आपको एक्चुअल में यूज करनी है, तो एक्चुअल में आपको क्या यूज करनी है, जैसे कुछ हैं चीज़ें जो आपको एक्चुअल में यूज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन को करते समय जैसे वन लाइनर क्वेश्चन हो, तो जो एक्चुअल में ये सबसे ज़्यादा फॉलो होती है, ये तो एक सब्जेक्ट वाइज बताई मैंने, जो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप एक्चुअल में यूज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो आप देखा करिए, सबसे पहले देखा करिए जो बड़ी मतलब बड़ी थीम होती है, जो थीम होती है, जो सबसे ब्रॉड थीम होती है, जो सबसे ब्रॉड थीम होती है, उस थीम को देखा करिए। मतलब जैसा कोई भी विकल्प दे रखा है, जैसे किसी विकल्प में दे रखा है, जैसे एनवायरमेंट से कोई विकल्प है, तो एनवायरमेंट में अगर कोई वहाँ पे ऑप्शन दे रखा है सतत विकास, तो देखिए सतत विकास में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एनवायरमेंट की समाहित नहीं हो सकती, तो वहाँ पर सबसे ब्रॉड थीम हो गई सतत विकास। जैसे हिस्ट्री में, अगर हिस्ट्री में आपका जो है कोई भी जैसे मुगल काल के कोई भी शासक दे रखें, जैसे औरंगजेब दे रखा, जहांगीर दे रखा, ये सब दे रखें, और कोई बहुत अजीब सी चीज़ पूछी गई है कि ये जो किसके काल में होती है। वैसे तो आपको पता चित्रकला, स्थापत्य कला, ये तो सब पता, संगीत कला किसके काल में थी, वो तो पॉपुलर है, सबको पता होती है। अगर ऐसी चीज़ जो आपको नहीं पता है, जो आपको आंसर निकालने में दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पर आपका अगर विकल्प है तो वहाँ पर अकबर सामान्यतः आप रिस्क ले सकते हैं, अकबर। इस तरीके की चीज़ें मतलब सामान्य तरीके होते हैं कि किसी भी चीज़ को मतलब जो फाइंड करने के, मतलब आप जो अगर तुक्का लेना तो किस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। एक और होता है, एक तरीका और होता है वन लाइनर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप अगर चाहें तो ये सब कुछ करना अपने रिस्क पर ही है, ये चीज़ें याद रखनी है आपको, लॉजिकल तरीके से अपने रिस्क पर करना। जैसे ब्रॉड थीम मैंने बताई थी, इसके अलावा आप जो होता है जो सबसे बड़ा विकल्प होता है, जो ऑप्शन बनाते हैं जो अलग ही दिख रहा होता है, ऑप्शन जो सबसे बड़ा दिख रहा होता है, सबसे बड़ा विकल्प होता है, वो भी सामान्यतः उसका आंसर होता है। आप इसको भी जाकर देख सकते हैं। मतलब 10 में से ज़्यादा तो नहीं, ये 5 क्वेश्चनों पे अप्लाई हो सकता है, ये चीज़ भी 10 में से 5, ठीक है, याद रखना। मतलब 50% रेशियो इसका, ठीक। तो इतनी चीज़ें जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये वन लाइनर क्वेश्चन की बात हो गई। बाकी आपको अगर जो भी थीम्स और ट्रिक्स देखनी है तो आपने देखी ली होंगी, अगर नहीं देखी है तो आप जाकर प्ले लिस्ट बना रखिए ट्रिक्स एंड हैक्स के नाम से, उसमें बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप उनको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब लास्ट बात कर लेते हैं कि कल पेपर है, और मतलब कल हम जो है किस तरीके से हमें पेपर को डील करना चाहिए। तो ठीक है, पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे हमारे, ठीक है। जीएस के जो जीएस फर्स्ट पेपर है उसमें 150 क्वेश्चन होंगे। तो जो 150 क्वेश्चन में अगर आप पहले ही मतलब जो पहली बार होता है तो पहली बार आप बिल्कुल 100% वाले क्वेश्चन को टिक करना। अगर 100% क्वेश्चन में से अगर आप जो है पहली बार में अगर आप 70 क्वेश्चन टिक कर पा रहे हैं तो आप जो है थोड़ी सी अभी कमजोर स्थिति में है, ठीक है। तो आपको जो है थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 80 से 90 क्वेश्चन तक निकाल पा रहे हैं आराम से, अगर 70 से कम है तो समझ लिए थोड़ा सा आपकी स्थिति थोड़ी सी कमजोर है, ये मानकर चलिए। तो उसमें आपको बहुत लॉजिकल तरीके से आगे की चीज़ों को सोचना है, आगे वो पेपर को कैसे डील करना है, अगर आपको सही स्कोर तक पहुंचना है, ठीक है। देखिए पहले से पहले एक चीज़ देख लीजिए, जैसा आप अगर फाइंड करेंगे कि मतलब जो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है, उस कट ऑफ के हिसाब से पहले तो सामान्यतः 90 क्वेश्चन जो होते थे नेट 90 क्वेश्चन पर हो जाता था, ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर की कट ऑफ देखने के बाद आपको अब इस समय 100 नेट करनी पड़ेगा, आपको बिल्कुल श्योर आप अपना जो है कट ऑफ में चाहिए नाम, तो ठीक है। तो 100 के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप 70 क्वेश्चन तक ही कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपको रिस्क थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आप जो है 140 क्वेश्चन तक कर सकते हैं, 140 क्वेश्चन तक आप कर सकते हैं, 140 प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। 70 वाला, क्योंकि अब रिस्क लेना तो ठीक से रिस्क लीजिए, ठीक है। 80 से 90 वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जिनके 80 से 90 हो रहे हैं, तो आप इस समय मॉडरेट कंडीशन में, मतलब आप जो है अभी आपका ना कुछ बिगड़ा है ना ही कुछ प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप जो है 135 से लेकर 140 क्वेश्चन तक यहाँ पर आप भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जिसने पहले ही राउंड में अगर 100 प्लस क्वेश्चन मार दिए या 100 क्वेश्चन आपने टिक कर लिए तो आप बहुत अच्छी स्थिति में, आपका 100% क्लियर हो चुका है। तो इस कंडीशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने कम क्वेश्चन पे ही रिस्क लें तो ज़्यादा बेटर है। तो आप 130 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जितनी भी चीज़ें, ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप अपने हिसाब से भी चुन सकते हैं। वहाँ पर आप पेपर के हिसाब से अपने निर्णय लीजिए, वहीं पर अपना डिसीजन लीजिए कि हमारे लिए क्या ठीक है, क्योंकि आप अपने आप को सबसे मुझसे बेटर जानते हैं। तो जो भी वहाँ पर जो भी संभावना हो, जो भी आपको ठीक लगे कि इस कंडीशन में ये करना चाहिए, तो आप जो उन चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ का ध्यान रखना, कट ऑफ का जो भी है, बाकी आप अपने अपने हिसाब से देख लेना।
आप जैसे जिस कैटेगरी से हैं तो उसके हिसाब से भी आप देख लेना अपनी कट ऑफ को, ठीक है। बाकी जो ओवरऑल है वो है 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन जो है आपके किसी भी तरीके से नेट हो जाते हैं, तो समझ लीजिए इसके लिए आपको कम से कम 110 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे 100 का लाने के लिए, ठीक है। तो 110 टोटल राइट करने पड़ेंगे, कम से कम ये 110 टोटल राइट, तो इतने आपको राइट करने ही पड़ेंगे। बाकी आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी देख सकते हैं, ठीक। एक चीज़ और, पेपर करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत ज़्यादा बच्चों का प्रॉब्लम होती है, देखने में हमें लगता है कि नहीं टाइम मैनेजमेंट कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। आप पहले जो भी 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लें या 90 क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उसके बाद तुरंत जो है पहले ही घंटे में आपको जो ओमार भर लेनी है, ठीक है। ओमार फिलअप करनी है, ठीक है। ओमार जो है फिल कर लेनी है पहले ही घंटे में। तो आपके पास अगर आप ये 40 से 45 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, शुरू के जो भी 90-100 क्वेश्चन है, तो इसके बाद जो बाद के 15 मिनट बचेंगे, 10 मिनट बचेंगे या 15 मिनट और भी बच रहे हैं, चलिए 50 मिनट भी कर लेते हैं आप इसको। तो नेक्स्ट 15 मिनट में आप जो इस ओमार को फिल कर लेना। उसके बाद जो आपके 45 मिनट बचेंगे, उस 45 मिनट में आपको 40 से 45 ही क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। तो आपके पास पर्याप्त समय होगा और बिना किसी प्रेशर के। अगर आप ये है कि ओमार लास्ट में फिल करते, कुछ बच्चे लास्ट में फिल करते, कुछ बच्चे साथ साथ भी करते हैं, तो वो आपकी मर्जी है, बट लास्ट में मत करना। लास्ट के 15 मिनट में या 20 मिनट में करना बहुत गलत है। बहुत सारे बच्चों की ओमार छूट जाती है, ठीक है। तो ओमार जो फिल नहीं हो पाती है लास्ट के समय, प्रेशर ऐसा हो जाता है, फिर गोले भी ठीक से नहीं फिल हो पाते हैं, ठीक है। और बबल जो रह जाते हैं, छूट जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं एग्जाम से पहले, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको इस समय ऐसी चीज़ें हैं कि आपको लग रहा है कि जैसे कोई चीज़ आप भूल रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें, तो ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ याद है। क्वेश्चन देखते ही आपको सब चीज़ें याद आ जाएंगी। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत सामान्य प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये सब सबके साथ होती हैं। दूसरा, आप जो है अपना मतलब ये है कि जो पेपर को करते समय कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम जैसे हम पेपर सॉल्व करने बैठते हैं, तो ऐसा होता है कि शुरुआत के पेज के 5 शुरू का कुछ का पेज हमने जो ओपन किया, उसमें आपको ऐसा हुआ कि 10 क्वेश्चन दे रखे हैं और 10 क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि हमसे 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से नहीं आ रहे हैं। तो ये नहीं है कि इसमें आप पैनिक हो जाएं, तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। होता है कभी कभी इस तरीके होता हो सकता है ये भी बाद में आप आसानी से निकाल दें। कभी कभी आपका माइंड होता है प्रेशर की वजह से ये चीज़ें ढंग से फाइंड नहीं कर पाता, तो आपको लगता है कि मुझे ये नहीं पता। तो जब आपका माइंड बिल्कुल शार्प हो जाता है क्वेश्चन करने के बाद, तो जो है ये चीज़ आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए पहले उन्हीं क्वेश्चन को टिक करना जिनमें आप 100% श्योर हो, ठीक है। और तेज़ी से आगे बढ़ना, ये नहीं कि पहला पेज देख कर पैनिक हो जाए। तो इनको जो है सही से सॉल्व करना और अच्छे से देखना, ठीक है। तो ये भी आप चीज़ें ध्यान रख सकते हैं, ठीक। बाकी अपना आप पे भरोसा रखना सबसे इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो है आगे की तैयारी का मतलब जो भी है एग्जाम में अपने आप को सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए तैयारी करना बड़ी बात नहीं है, आप तैयारी सभी करते हैं। तैयारी करने के बाद नॉलेज भी बड़ी बात नहीं है, नॉलेज भी सभी जब पढ़ते हैं तो नॉलेज भी हो जाती है, ठीक है। नॉलेज के बाद जो वहाँ पर परफॉर्मेंस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बस कल वही दिन है, तो वहाँ पर आपको अपना सबसे बेस्ट परफॉर्म देना है और अपने आप को माइंड को केंद्रित करते हुए सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप जो है वहाँ पर जाकर अप्लाई कीजिए। जो भी आपने है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आपने सोचा है, जो भी चीज़ें आपने जो है अपने दिमाग में, तो पहले से सेट रखना कि किस कंडीशन में मुझे क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। ये अगर आप पहले से तैयार होंगे तभी आप जो है चीज़ों को ठीक से कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी जो है आपको जो है उसके लिए जो भी आपका एग्जाम है आपका बहुत अच्छा होने वाला है। और अपना आप पे भरोसा रखिए, ठीक से देख रहिए, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए, वो मार्कशीट सही समय पर फिलअप कर लेना, ठीक है। और बाकी कल के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। और जब सब कुछ ठीक होगा बाकी आप अपना आकर पेपर के बारे में बताना। तब तक के लिए जय हिंद।